हेलो क्लास 11। आज हम फिर से ही कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उन्हीं को डील करेंगे। अब तक हमने जितनी भी टर्म्स देखी हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हमने उनके बारे में समझा। आज हम अपनी नेक्स्ट टर्म पे जो है फोकस करेंगे। हमारी नेक्स्ट टर्म है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स। हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। देखिए, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, यहाँ स्टेट हम किसको बोलेंगे? अवस्था। आप इसको उस स्टेट से लेकर नहीं चलेंगे कि स्टेट ऑफ अ मैटर, मैटर की स्टेट से नहीं लेंगे हम इसको। हमने किसी को सिस्टम माना है। सपोज मैंने गैस को सिस्टम माना है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी था कि सिस्टम क्या हो सकता है जिस पर हम कुछ काम करना चाहते हैं, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज लगाकर उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनकी मेजरमेंट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस को सिस्टम माना। सपोज ये जो एरिया है ये गैस का है, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है और स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल्स कुछ ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इस गैस के ऊपर लगने वाला प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, एंड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। ये जो बेटा कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपने पहले भी पढ़ा कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी हैं। इट डजेंट मैटर, आपको ये याद रखना यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि दीज आर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। लेकिन ये वेरिएबल जब किसी भी सिस्टम की स्टेट को दिखाते हैं, स्टेट को कैसे दिखाते हैं, मतलब किसी भी सिस्टम में अगर कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा और वो फिक्स्ड पोजीशन पे है तो हम उसको उसकी स्टेट कहते हैं। कैसे कहते हैं? सपोज मैंने कहा स्टेट फर्स्ट, आप इसको स्टेट फर्स्ट बोलकर चल सकते हो। हम इसका दूसरा नाम भी लेंगे। अभी आप देखिए, प्रेशर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक है, टेम्परेचर यहाँ पर 273 केल्विन है, वॉल्यूम यहाँ पर 200 ml बोली गई है, नंबर ऑफ मोल यानी कि अमाउंट, आप अमाउंट में नंबर ऑफ मोल भी ले सकते हैं और अमाउंट में आप मास भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ मोल लिया, नंबर ऑफ मोल हो गए बेटा 2 मोल। तो मैं क्या कहूंगी कि जब तक इनमें कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व हो रहा, यानी मैं कुछ चेंज नहीं कर रही, एक्सटर्नली कोई ऐसी कंडीशन यहाँ नहीं लगाई जा रही कि इनमें कोई चेंज ऑब्जर्व हो, तो ये मेरी एक फिक्स्ड स्टेट है। क्या है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और ये सारी चीजें क्या हैं? वेरिएबल्स। अब मान लीजिए कि मैं इसमें कुछ चेंज कर रही हूं, ये मेरी स्टेट है। यू जस्ट कॉल इट अ स्टेट। ये सभी चीजों की इस सिस्टम की स्टेट है। अब मैं इन सब वेरिएबल्स में थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है। इन वेरिएबल्स में मैंने चेंज किया तो मुझे एक और स्टेट मिल जाएगी। सपोज बेटा ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये मतलब आर्बिट्री है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो प्रेशर मैंने कर दिया 2 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। टेम्परेचर कर दिया मैंने 300 केल्विन, वॉल्यूम मैंने कर दी 250 ml, नंबर ऑफ मोल मान लो मेरे इतने ही रहे। जरूरी नहीं है आपके हर एक वेरिएबल में चेंज आए, आपके हर वेरिएबल में चेंज आना जरूरी नहीं है। किसी भी 2, किसी भी 1, किसी भी 3 वेरिएबल्स में अगर चेंज आ रहा है तो जब वो कांस्टेंट हो गया, जब वो रुक गया, तो हमने उसको स्टेट का नाम दे दिया। यानी कि ये एक स्टेट है और ये एक दूसरी स्टेट है। ये किसी सिस्टम की ये भी स्टेट है और ये भी स्टेट है। अगर ये चेंजेस हम अपने सामने ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी एक ही सिस्टम के लिए, तो हम इनको नाम देते हैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। बात समझ में आ रही है? मतलब किसी भी सिस्टम में जब हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, उस वक्त जो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं वो उसकी एक स्टेट है जिसको नाम दिया जाता है इनिशियल स्टेट। लेकिन अगर हम इन वेरिएबल्स में कुछ चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज, अगर इन वेरिएबल्स में हम कुछ चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वेरिएबल्स में चेंज होने से
इस सिस्टम में भी कुछ चेंज आएगा और वो जो चेंज ऑब्जर्व होगा वो हमारी स्टेट ही है और उसको नाम दिया जाता है फाइनल स्टेट। क्लियर है? तो बेटा वेरिएबल्स क्या हैं और स्टेट क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल्स को हम बोलेंगे ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो दीज आर दी स्टेट वेरिएबल्स की बात कर रही हूं, दीज आर दी वेरिएबल्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? दीज आर दी वेरिएबल्स, दीज आर दी वेरिएबल्स विच आर यूज्ड टू which are used to define the state of a system, जो किसी सिस्टम की स्टेट को बताने में हमारी हेल्प करते हो। ऐसी कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज को जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ द गैस को ही हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन स्टेट वेरिएबल्स के लिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनकी वैल्यू, यानी कि जब हमारे स्टेट वेरिएबल्स कोई फिक्स वैल्यू अटेन कर लेते हैं, जब कोई स्टेट वेरिएबल्स अपनी कोई फिक्स वैल्यू अटेन कर लेते हैं तो हम उसको स्टेट कहते हैं। ठीक है? अगर ये वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, जैसे ये वेरिएबल, इन वेरिएबल्स में कुछ चेंज ऑब्जर्व हुआ तो वो भी एक स्टेट है और हम इन स्टेट्स को नाम देते हैं इनिशियल एंड फाइनल। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप पढ़ोगे जिनमें हम इन स्टेट्स का डिस्कशन करेंगे। इन स्टेट्स से वो प्रभावित होती हैं, सिस्टम में कुछ चेंजेस नजर आते हैं। बेटा इसके साथ ही हम अब आगे पढ़ेंगे स्टेट फंक्शंस। ये स्टेट वेरिएबल्स थे, ज़्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं है, इस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। स्टेट का मतलब अवस्था। ठीक है? थोड़ी देर पहले आप कहीं थे, थोड़ी देर बाद आपको कहीं जाना था, आप वहां पहुंच गए। आप किस तरीके से आए, आप कैसे आए, बाय मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या था, इट डजंट मैटर। बस आप पहले जहां थे वहां से आपको जहां जाना था वहां आप पहुंच गए। दोज आर दी स्टेट्स। आप उस वक्त मैटर की तरह काम कर रहे हो तो दोज आर दी स्टेट्स ऑफ मैटर। राइट? चलिए इसको लिख लीजिए, स्टेट फंक्शंस पे आते हैं। नेक्स्ट जो हम टर्म पढ़ रहे हैं वो है स्टेट फंक्शन। बेटा आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, स्टेट फंक्शन इज जस्ट सेम टू द स्टेट वेरिएबल्स। जो आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो आप ले रहे हो बिल्कुल वैसे ही ये भी स्टेट वेरिएबल्स जैसे ही होते हैं। बट यहाँ पर मेन थिंग क्या है, स्टेट फंक्शंस किनको कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि ये थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ स्टेट ऑफ अ सिस्टम पर डिपेंड करती है। स्टेट क्या बताया गया था आपको? एक इनिशियल और एक फाइनल, दो स्टेट आपके सामने थी। यानी स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड नहीं करती कि वो किस रास्ते से होकर जा रही है। चलिए आपको दो ऐसे वर्ड्स जिनसे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं हम यहाँ डिस्कस करते हैं। एक होता है डिस्टेंस, आपको पता है बहुत अच्छे से डिस्टेंस क्या है ना? इट इज द वे कवर्ड बाय अस एनीथिंग। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे ये बताने की आपको जरूरत नहीं। इसी को लेकर एक यहाँ पर प्रश्न करते हैं। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है? प्लीज इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको पॉइंट बी तक जाना है। पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको पॉइंट बी तक जाना है, तो वो किस किस प्रकार के या कौन कौन से रास्ते चूज करेगा? उसने सबसे पहला रास्ता चूज किया स्ट्रेट। ये हमारा हो गया पाथ 1 यानी कि पहला रास्ता। ठीक है? उसने एक रास्ता चूज किया थोड़ा सा घूमकर, ये हमारा हो गया पाथ 2 यानी कि दूसरा रास्ता। फिर उसी ऑब्जेक्ट ने एक और रास्ता चूज किया थोड़ा सा जलेबी की तरह घुमाकर, ये हमारा हो गया पाथ 3। पाथ 3। अब मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन कर सकती हूं कि
ए को, यानी कि ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा। क्या हर रास्ते पर, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, क्या हर रास्ते पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग था? बिल्कुल नहीं। हम क्या कह सकते हैं, हर रास्ते के लिए, यानी कि पाथ 1 का डिस्प्लेसमेंट, पाथ 2 का डिस्प्लेसमेंट और पाथ 3 का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं। इसका मतलब ये तो चेंज हो ही नहीं रहा। चलिए दूसरी एक और बात, ये हमारे लिए पहली स्टेट है, स्टेट फर्स्ट, ये हमारे लिए स्टेट है सेकंड, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट यहां से अपने आप को स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड में लेके जा रहा है, वो हमारा कोई वेरिएबल है, वो हमारा कोई स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। हम उसको स्टेट फंक्शन कहेंगे। स्टेट फंक्शन क्यों कहेंगे? कि जिसकी वैल्यू सिर्फ स्टेट्स पर डिपेंड करती हो, पाथ पर, रास्ते पर डिपेंड ना करती हो, उनको हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहां से डिस्टेंस कवर्ड की बात करूं कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड किस रास्ते पर सबसे ज्यादा कवर किया गया? तो आप कहेंगे जलेबी की तरह घूम घूम के गया और बहुत देर में पहुंचा। भाई रास्ता तो थोड़ी सी दूर का था, लेकिन कोई अगर बड़ा रास्ता चूज करके उस पॉइंट तक पहुंचे तो हम क्या कहेंगे? भाई उसने बहुत लंबा डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका रहा? P3 का, फिर किसका रहा? P2 का, और फिर सबसे कम किसका रहा? P1 का। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से जिसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, वही हमारे लिए स्टेट फंक्शन कहलाएगा। तो कौन सी वैल्यू है जिसपे फर्क नहीं पड़ रहा इनिशियल से फाइनल जाने पर, कि रास्ता कोई भी हो लेकिन वैल्यू रिमेन्स सेम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे आप ऐसे ही चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि आप स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड पे जा रहे हैं, सिर्फ आपको वहां से वहां तक पहुंचने की वैल्यू पता हो, ये नहीं देखना कि हम किस रास्ते जा रहे हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। ये कुछ स्टेयर केसेस हैं, कुछ सीढ़ियां हैं। अच्छा, इसके बिल्कुल पैरेलल में लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है। ये कुछ सीढ़ियां हैं और उसके पैरेलल में लिफ्ट लगी हुई है। बाहर से कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है, यहां टॉप फ्लोर पे आप रहते हो, आपने पिज्जा ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय आपको पिज्जा देने आता है। उसके पास लिमिटेड टाइम, वो 30 मिनट का होता है कि 30 मिनट में पिज्जा आया नहीं तो फ्री फ्री फ्री, है ना, तो वो वाला सिस्टम है। अब आप क्या सोच रहे हो कि वो लिफ्ट से नहीं आएगा, वो तो सीढ़ियां चढ़ के आएगा, तो आधा घंटा तो वैसे ही गया उसका, तो आज तो फ्री में पिज्जा खाने को मिलेगा। लेकिन इस डिलीवरी बॉय का एक ही मोटो है, एक ही मकसद है कि मुझे तो 30 मिनट में इस मंजिल पर, चाहे आपकी कौन सा ही फ्लोर हो, आपका 10th फ्लोर हो, 21st फ्लोर हो, कोई फ्लोर हो, यहां तक मुझे अपना पिज्जा पहुंचा देना है। अब वो रास्ता कोई भी चूज करे, वो डिपेंड उस पर करता है। यहां ये खड़ा है, ये उसकी पहली स्टेट है, ठीक है। किसकी स्टेट है? ये इस पिज्जा डिलीवरी बॉय की पहली स्टेट है। अब वो इस लिफ्ट में एंटर करता है, फटाफट लिफ्ट 10 मिनट में पहुंचा देती है। भैया भाई आपके फ्लोर पर लिफ्ट उसको 10 मिनट में पहुंचा देती है। अब वो लिफ्ट से ऊपर पहुंच गया, ये उसकी दूसरी स्टेट है। यानी सिस्टम हमारे लिए यहां कौन है? पिज्जा डिलीवरी बॉय। और जब वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, उस लिफ्ट में एंट्री कर रहा था, वो उसकी पहली स्टेट थी। उस लिफ्ट में उसने एंट्री की, वो अब आपके फ्लोर पर है, वो उसकी दूसरी स्टेट है। वो आपको पिज्जा देता है, पैसे लेता है, वापस वहां से आ जाता है, यानी आधे घंटे में तो वो वहां से चला जाता है दूसरी जगह डिलीवरी करने। लेकिन आपने क्या सोचा था कि वो लिफ्ट से नहीं आएगा, वो स्टेयर्स से आएगा। ले स्टेयर्स भी एक रास्ता है, स्टेयर्स भी एक रास्ता है, दिस इज ऑल्सो पाथ, दिस इज ऑल्सो पाथ। बट हमने यहां पर उसके पहले और आखिरी, यानी कि पहली स्टेट में वो कहां था, दूसरी स्टेट में वो कहां पहुंचा, इस पर ध्यान दिया। इस पर हमने ध्यान नहीं दिया कि वो किस रास्ते से पहुंचा, वो आपके लिफ्ट से गया या फिर वो स्टेयर्स से गया। अगर वो स्टेयर्स से जाता और सपोज वो 20 मिनट में पहुंचता, तो भी हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वो कहां से गया। मतलब अगर किसी की स्टेट बदल रही है, इनिशियल से फाइनल तक हो रही है, और हम उसके तय किए गए रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहे, तय किए गए रास्ते के बारे में बात नहीं कर रहे, तो ये जो
यहाँ पर हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ये जो वेरिएबल अपने आप को चेंज कर रहा है इसी को स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जैसे एंथैल्पी जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो इसी तरीके से स्टेट फंक्शन है। मतलब उनका जाने का और आने का रास्ते का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें तो ये देखना है कि वो शुरू में कैसे हैं और वो लास्ट में कैसे। एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं। अब एंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं तो हम इसके अंदर जो चेंज ऑब्जर्व करेंगे वो चेंज हम कैसे देखेंगे? चेंज इन दीज वैल्यूज इज गिवन लाइक दिस, डेल H इज इक्वल टू H इनिशियल माइनस H फाइनल। तो दिस वन इज द स्मॉल चेंज ऑब्जर्व इन द स्टेट फंक्शन। ये वो चेंज है जो हम किसी भी वेरिएबल में ऑब्जर्व करेंगे तो हम इसको स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं। ऐसे ही जब आप एंट्रोपी करोगे तो आप डेल एस करोगे। डेल मीन्स स्मॉल चेंज इन द प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी में थोड़ा जो बदलाव आया इनिशियल से फाइनल तक, वो हमें पता चलाने के लिए हम इसको चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। सो दीज आर दी स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस की वेरिएबिलिटी हम इसी प्रकार से निकालते हैं। अगर हम किसी स्टेट फंक्शन को इंटीग्रेट भी कर देखते हैं या डिफरेंशिएट भी कर देखते हैं तो हमें ये स्मॉल चेंज ही मिलेगा। भाई स्टेट्स आपके सामने हैं, इनिशियल फाइनल, हमें ये चेंज ही ऑब्जर्व होगा। आई होप आपको स्टेट फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा ये प्रॉपर्टीज हम आगे करेंगे और वहां पर आपको हम ऐसे डेल एस, डेल टी, डेल जी देंगे तो आप कहोगे ये यहाँ पर डेल जी कहीं कुछ दे रहे हो, कहीं कुछ दे रहे हो। बेटा दीज आर स्टेट फंक्शंस, इनको हम स्टेट वेरिएबल, स्टेट ऑफ अ सिस्टम के कारण ही चेंज ऑब्जर्व करेंगे। हम यहाँ पर रास्ते को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। चलिए इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन नाम से बोल रहा है रास्ते के ऊपर जो फंक्शंस डिपेंड करते हो। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हमने स्टेट फंक्शन ऑब्जर्व कर लिया, डिस्टेंस जो है कि हमने वो कैसे कवर किया, उस रास्ते के बारे में हम अगर बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। यहाँ पर फिर से हम वही दो पॉइंट्स लेंगे, ए और बी। ये हमने पॉइंट ए लिया, ये हमने पॉइंट बी लिया। हमने ए से बी तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ये कवर किया, ठीक है, और ए से बी तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ये कवर किया। हम एक इस रास्ते से जा रहे हैं, एक इस रास्ते से जा रहे हैं। ये हमारी पहली स्टेट है, दिस इज द स्टेट 1। ये हमारी स्टेट सेकंड है, या आप इसको फाइनल स्टेट बोल सकते हो। देखिए जब तक स्टेट फंक्शन की बात थी तो हम पाथ को, दिस इज द पाथ सेकंड, ये पाथ हमारा फर्स्ट था, ये हमारा पाथ सेकंड है। अब जब हम स्टेट फंक्शंस की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हम सिर्फ स्टेट को ऑब्जर्व करेंगे, हम रास्ते के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अब हम किन की बात कर रहे हैं? ऐसे वेरिएबल्स की जिनके रास्ते के ऊपर सारी वैल्यूज डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से सपोज मैंने इस पाथ 2 को पहले लिया, मैंने यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि रास्ता है, रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे ही कर सकते हैं? डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए हम क्या पता कितने ऑब्स्टेकल्स को कवर करें। तो मैंने पाथ 2 में इस प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। जब कहीं पर किसी रास्ते में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक। वैसे तो ये प्रोसेसेस मैं आपको बताऊंगी, उसको बोलते हैं आइसोबारिक, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस होती है आइसोबारिक। अब बेटा ए को बी तक पहुंचना है, ठीक है। अब पाथ ए की बात करें तो मैंने यहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। और अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल, ठीक है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है जहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया। अब मेरा छोटा सा सवाल आपसे, अगर ए यहां से यहां तक पहुंचा है, यानी कि ये एक पॉइंट इसने ए डैश ले लिया, और फिर ए यहां से यहां तक पहुंचा, ए डबल डैश ले लिया। जब इस ए पॉइंट ने ए डैश तक की दूरी तय की, यानी कि डिस्टेंस तय किया, और जब इस ए ने ए डबल डैश तक डिस्टेंस तय किया, क्या दोनों की वैल्यू सेम थी?
भाई ए, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर हूँ, एक तो मैं यहाँ चलूँ, ठीक है, मैं ए पर आई, ए डैश पर आई, और एक मैं बहुत दूर तक निकल जाऊँ आगे तक, क्या मेरे पास मैंने जो काम किया या जो मैंने जो एनर्जी लगाई, क्या उनकी वैल्यू सेम है यहाँ पर? भाई इतनी दूरी की, इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक तय की, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी फंक्शन काम करेगा उनकी वैल्यू सेम तो होगी नहीं। सेम नहीं होगी तो वो किस पर डिपेंड करेगी? वो जो रास्ता कवर हो रहा है उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन हम इसका पता लगाएंगे कैसे? ऐसे ही अगर कोई वैल्यू इस तरफ चलती है तो उसकी वैल्यूज भी थोड़े थोड़े समय के बाद, थोड़े थोड़े कोई क्वांटिटी अगर इस पाथ पर चल रही है तो उसकी वैल्यूज भी थोड़े थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद अपने आप चेंज हो रही हैं। क्यों चेंज हो रही हैं? क्योंकि इनके ऊपर हमने क्या लगा दी? कंडीशंस। भैया यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है, वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है। एक रास्ता ऐसा है जो बिल्कुल प्लेन है, आपकी बाइक वहां पर हवा में बातें कर रही और आप सेकंडों के हिसाब से अपने गंतव्य स्थान यानी कि अपनी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक पहुंच रहे हो। एक रास्ता ऐसा है जहां इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े, आप बचते बचाते अपने डेस्टिनेशन तक जा रहे हो, तो आपको ज्यादा समय कहाँ लगा? आपको ज्यादा समय वहां लगा ना जहां बड़े बड़े पत्थर पड़े। पत्थरों की कंडीशन हो गई, एक प्लेन स्मूथ रोड और एक पत्थर, तो ये कंडीशंस वहां लगी हुई थी, तभी तो आपको समय लगा। लेकिन जब आपने किसी रास्ते को तय करना शुरू किया तो हर स्टेप पर थोड़ा थोड़ा चेंज आता गया। यही हाल हमारे उन वेरिएबल्स के साथ होता है जो पाथ को जो है कवर करते हैं, रास्ते को कवर करते हुए चलते हैं। तो ये जो रास्ते को कवर करते हुए चलते हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं। हम इस पाथ फंक्शन में दो ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस भी करने वाले हैं। जैसे हीट, एक हीट है, हीट एंड वर्क, ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, हीट होती है Q और वर्क होता है W, ठीक है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज इनकी आपके सामने डिस्कस करूंगी, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस करूंगी ताकि आपको ये समझ में आए कि पाथ को हम इतना छोटी छोटी वैल्यूज में क्यों कैलकुलेट करेंगे और स्टेट फंक्शन हमारा डायरेक्ट चेंज कैसे। बेटा फिर से मैं रिमाइंड करवा रही हूँ, स्टेट्स पर डिपेंड होने वाले प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स को स्टेट फंक्शन कहते हैं और इस रास्ते पर यानी कि पाथ पर डिपेंड होने वाली प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स को पाथ फंक्शन कहते हैं। पाथ फंक्शन की वैल्यू पता नहीं कितनी हो, छोटी छोटी वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं, लेकिन स्टेट फंक्शंस तो इनिशियल और फाइनल ही होते हैं। तो पाथ फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होती हैं बिटवीन टू स्टेट, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, क्योंकि ये वैल्यू बहुत स्मॉल चेंज पर भी ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम इनके बारे में। इफ ए इज अ स्टेट फंक्शन, मैंने ऐसा माना है, आप प्रॉपर्टी को थोड़ा समझेंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अगर ए स्टेट फंक्शन है, इफ बी इज अ पाथ फंक्शन, मैं दो यहां पर ले रही हूं, इनको कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है, और B कोई पाथ फंक्शन है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि इनके अंदर हम चेंजेस कैसे लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करेंगे। न्यूमेरिकल्स में यहीं पर समस्या आपके सामने आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप उसको स्टेट फंक्शन की तरह डिराइव कर रहे हैं कि आप उसको पाथ फंक्शन की तरह। बेटा कहने को ये डेफिनेशंस है, लेकिन ये डेफिनेशंस बहुत मीन है। जब आप आगे टॉपिक्स पढ़ोगे, जितने भी हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज, उनके टॉपिक्स करोगे तो उन टॉपिक्स पे जो न्यूमेरिकल्स काम करते हैं, उन टॉपिक्स से जो डेरिवेशन काम करते हैं, उन पर ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। चलिए, अब ए एक स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन को मैंने लिखा डी ए, ठीक है। बी एक पाथ फंक्शन है तो बी को भी मैंने लिखा डी बी। इस डी ए का क्या मतलब है और इस डी बी का क्या मतलब है, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन की टर्म्स में हमें यह समझना है। हम इस डी ए को बोलेंगे, सपोज मैंने ऐसा बोला, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ ए, ऐसा ही बोलेंगे ना इसको। हम जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है।
स्टेट 1, स्टेट 2 और हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, डेल ए, ठीक है। और हम डेल ए को हमेशा लिखते हैं ए इनिशियल माइनस ए फाइनल। अभी मैं एग्जांपल लूंगी आपके सामने। तो इस स्टेट फंक्शन में तो जब हम किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा स्मॉल चेंज इन वैल्यू होगा। स्मॉल चेंज इन वैल्यू मतलब मैं किसी ज्यादा नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करूंगी तो स्मॉल चेंज मुझे मिलेगा। बट इन पाथ फंक्शन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूं स्टेट 1 और स्टेट 2 से तो dB डिफरेंशिएट होकर मुझे डेल बी नहीं देने वाला। मुझे क्या देगा, मुझे यही तो आपसे जानना है बेटा। मुझे यहां से ना ही कोई स्मॉल चेंज मिलने वाला, मुझे यहां से मिलेगी स्मॉल वैल्यू, ना कि चेंज, स्मॉल वैल्यू ऑफ बी। जैसे यहां पर मैंने लिखा बी। अब इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात आपसे करूंगी। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे ले लेती हूं डी डब्ल्यू, डब्ल्यू इज योर वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। वर्क डन के अंदर चेंज कैसे ऑब्जर्व करेंगे आप? आपने कितना काम किया। अब मैं कोई काम कर रही हूं, मैंने काम किया कि भाई मैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसको सरका रही हूं, चला रही हूं, कुछ भी कर रही हूं, मैंने काम किया। तो आप कैसे बताएंगे कि आपने फाइनल काम ये किया, आपने इनिशियल काम ये किया, और दोनों को माइनस करके आपका चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो पाथ फंक्शन है। मैंने तो काम किया अपने रास्ते पर, भी मैं यहां से वहां तक गई, मैंने काम किया। बट हाउ कैन यू डिटेक्ट दिस कि मैंने कितना काम किया? तो अगर हम इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं हमारी कंडीशंस पर, हमारी इनिशियल फाइनल कंडीशन पर, तो ये देते हैं स्मॉल वर्क डन। इसको बोलेंगे स्मॉल वर्क डन कि आपने थोड़ा सा काम किया, स्मॉल वर्क डन। बेटा ये कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई चेंज इन वैल्यू नहीं है, दिस इज वैल्यू। ये वैल्यू एक्चुअल में छोटी है, जबकि यहां पर क्या था, चेंज इन वैल्यू। आपको पता है कि आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है और आपकी फाइनल वैल्यू क्या है। अब ऐसे ही जैसे आप यहां लिख सकते हो ओवरऑल वैल्यू, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, ओवरऑल वैल्यू ऑफ एनी पाथ फंक्शन, किसी भी पाथ फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल में लिया डेल एच। आप अच्छे से जानते हैं दिस एच इज फॉर एंथैल्पी। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो स्टेट 1 स्टेट 2 में डेल एच, तो यू गॉट डेल एच। और इस डेल एच को आप आसानी से लिख सकते हो भैया फाइनल इनिशियल माइनस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल होता है, सॉरी गलत लिख दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, देन यू गॉट दी चेंज, ठीक है। तो H2 माइनस H1 मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा में से छोटे को आप निकालोगे तो आपको छोटी वैल्यू मिलेगी, स्मॉल वैल्यू मिलेगी ना। लेकिन जब हम यहाँ पर अगर Q के बारे में बात करें, Q यानी कि हीट के बारे में बात करें, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएट करूंगी S1 S2, तो ये मुझे Q ही देगा, यानी कि स्मॉल हीट। ओवरऑल हीट कितनी चेंज, यही तो मैं आपको उस रास्ते में बता रही थी। दिस इज स्मॉल हीट, नॉट स्मॉल चेंज इन हीट, दिस इज स्मॉल वैल्यू ऑफ हीट, नॉट स्मॉल चेंज इन हीट, दिस इज वैल्यू। ये वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, जो आपके पाथ फंक्शन में छोटे छोटे हिस्से बनाए थे ऐसे करके कि भैया यहां से यहां तक चले, यहां से यहां तक चले। सो दीज आर दी स्मॉल चेंजेस। ये चेंज नहीं बोले जाएंगे, दीज आर दी स्मॉल वैल्यूज, वैल्यूज कवर्ड बाय द वेरिएबल, कवर्ड बाय द वेरिएबल ड्यूरिंग गो थ्रू द पाथ, किसी रास्ते से जाते हुए। तो आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। हीट और वर्क दो ऐसी क्वांटिटीज हैं, दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पाथ फंक्शन को फॉलो करती हैं। एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सभी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सभी ऐसे वेरिएबल्स हैं जो स्टेट फंक्शन को फॉलो करते हैं। ये हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ही सेफली, बहुत ही आसानी से अगर समझ जाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइट डाउन कर लीजिए।